नीता नगरी इज स्पॉन्सर्ड बाय खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका शर्माने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। बढ़ते हैं नेता नगरी के मुद्दा नंबर 3 की तरफ। मुद्दा क्या है? में तीसरा मुद्दा पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पलटवार, टीएमसी के नेताओं का पार्टी छोड़ना, नाराजगी जताना और इन सब के बीच असदुद्दीन ओवैसी का एक नया सियासी समीकरण बनाने की कोशिश करना। इन सब पर जैसा हमने आपसे पहले कहा, हमारे साथ जुड़ी है इंडिया टुडे ग्रुप की वरिष्ठ पत्रकार एडिटर मनोज्ञा लोहिवाल कोलकाता से। मनोज्ञा, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेता नगरी में। थैंक यू, धन्यवाद। मनोज्ञा, पहला सवाल मेरे नए नवेले को होस्ट निखिल पूछेंगे आपसे। ओवर टू यू निखिल। हेलो मनोज्ञा, शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। पहला सवाल हमारा उन्हीं चीज़ों से बनता है जो लगातार आप जो अपडेट्स हमको वहाँ से कोलकाता से भेजती हैं। हम बहुत वायलेंस देख रहे, बंगाल में एक लंबा इतिहास है राजनीतिक हिंसा का, लेकिन यहाँ पे एक पैटर्न है। हम एक शिकायत देखते हैं बीजेपी की तरफ से कि हमारे इस कार्डर को मारा गया है, वो लोग हत्या की बात कहते हैं, और टीएमसी की तरफ से उसी तरह का जवाब आता है, वो उसको किसी दूसरे कोई दूसरा कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश करते हैं। ये घटनाएं कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही हैं और क्या इसमें आपको कोई स्पाइक नजर आ रहा है? क्योंकि कई सीनियर जो वहाँ के फंक्शनरीज हैं बीजेपी के, उन पे भी हमले हुए हैं, उनकी भी गाड़ियों के हमने टूटे शीशे। अभी पिछले दिनों दिलीप घोष का ये बयान आया कि हमने रैली की तो जो हमारे कार्यकर्ता आ रहे थे उनके ऊपर हमला हुआ, और फिर उन्होंने ये ऐलान भी किया कि हिंसा वाली जगह पे जाकर हम रैली। तो ये हो कितना रहा है और सुनाई कितना आ रहा है? जितना हो रहा है उतना सुनाई भी दे रहा है, लेकिन इस बार ढोल थोड़े ज्यादा तेज बज रहे हैं। दरअसल बंगाल में राजनीतिक हिंसा कोई नई बात नहीं है, पिछले 50 वर्षों में लगातार हो रही है। 1960 का दशक हो या फिर 2010, ये नई बात नहीं है बंगाल के लिए। लेकिन नई बात है सोशल मीडिया, नई बात है हर व्यक्ति के हाथ में कैमरा और फोन, और हर व्यक्ति के हाथ में इंटरनेट, जो उसे अपलोड करके उसे एम्पलीफाई कर देते हैं। अभी तक ये पहला मौका नहीं है कि हमले हुए हैं। इसके पहले जब टीएमसी सत्ता में आ रही थी, उसके पहले भी इसी तरह से वाम मोर्चा की तरफ से हमले होते थे। गाड़ियों पे हमले होना, नेताओं पे हमले होना। खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कभी सिंगूर में रोक दिया गया तो कभी राइटर्स से निकाल दिया गया, लेकिन उस तरह के वीडियोस पहले नहीं आते थे जो अब आ रहे हैं। लेकिन दूसरा सबसे संवेदनशील मामला ये कि लगातार ये हमले अब कई गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। मट्टी खिसक रही है या फिर ये आने वाले दिनों में किसी तरह के परिवर्तन का आगाज है, या सिर्फ तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ वर्तमान में लोगों की नाराजगी। लेकिन जिन जिलों में ये हो रहा है, जैसे मुर्शिदाबाद हो या फिर मिदनापुर हो, जो गढ़ माने गए हैं तृणमूल कांग्रेस के, वहां जब भी भाजपा की रैली होती है वहां विरोध प्रदर्शन हो जाता है। कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी हो या फिर दिलीप घोष की गाड़ी, 1 महीने के अंदर अगर लगातार इन गाड़ियों पर हमले हों, वो भी तब जब उनके पास पुलिस कॉन्वॉय हो राज्य सरकार की तरफ से, या एसपी की गाड़ी उसी कॉन्वॉय में हो, तो ये बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिरकार मंशा क्या है और दिखाया क्या जा रहा है। मनोज्ञा, आपने मिदनापुर का जिक्र किया, शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी छोड़ना, इसके पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ये कितना बड़ा झटका है ममता बनर्जी के लिए? क्योंकि बीजेपी के कई कद्दावर नेता ऑफ द रिकॉर्ड हमसे बातचीत में ये कहते हैं कि अभी तो ये सिलसिले की शुरुआत है, कई विकेट गिरने वाले हैं। इसकी शुरुआत 2019 के पहले से हो चली, जहां एक के बाद एक पहले लोगों ने ज्वाइन किया, लेकिन उसके बाद वो रुक गए, ये सोचकर कि अगर हम ये कदम उठाएंगे तो हो सकता है राज्य सरकार की ओर से, तृणमूल कांग्रेस की ओर से कई तरह की उन्हें समस्या खड़ी कर दी जाए। जैसे कोलकाता पुलिस रेड कर रही है उन लोगों के ऊपर जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, या वो सीए हो या फिर कोई प्रोफेशनल्स हो, उनके ऊपर भी। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा की ओर से भी ये डिनाई नहीं किया जा रहा है कि ईडी हो, आईटी हो या फिर सीबीआई हो, वो उन लोगों के पीछे लग रही है। नारदा शारदा कांड को वापस से उजागर किया जा रहा है, या ऐसे ऐसे मामले उठाए जा रहे हैं जिनमें फाइलों को खोला जा रहा है। ये सच्चाई है। लेकिन दूसरी बात ये कि अगर शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, उन्होंने इस्तीफे का दौर तो शुरू कर दिया है, एचआरबीसी हो या मंत्री पद हो, लेकिन जैसे ही ये पार्टी से निकलकर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, इसका बहुत बड़ा झटका तृणमूल कांग्रेस को लगेगा।
तृणमूल कांग्रेस में ऑर्गेनाइजेशनल मैन के हिसाब से जिन लोगों को गिना जाता था, उनमें से एक शुभेंदु अधिकारी भी है। शुभेंदु की पकड़ न सिर्फ मिदनापुर में है, बल्कि मालदा, मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में है, जहां उन्होंने पिछले कुछ महीनों में लगातार काम करके अपनी एक नई पहचान बना ली थी। लड़ाई भले ही शुरू हुई हो ये कहकर कि ममता बनर्जी ने अपने परिवार के लोगों को आगे मौका दे दिया और जिन लोगों ने पिछले दशक में काम किया है उन्हें थोड़ा साइडलाइन कर दिया। तो ये परिवारवाद से मनोज्ञा, ये अजूता नया नहीं है होगा। अभिषेक बनर्जी पर जो ममता बनर्जी के भतीजे हैं और उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी बताए जा रहे हैं, उन अभिषेक बनर्जी पर इस तरीके के पार्टी के अंदर से कद्दावर लोग इल्जाम लगा रहे हैं। इज इट अ न्यू ट्रेंड जो पिछले 1-1.5 साल में हुआ है, या पहले भी विरोध के स्वर उठते रहे हैं? जब तक आप जीत रहे होते हैं तब तक सहरा आपके सर होता है। जब हार रहे होते हैं तो ये फैसला लेना होता है कि ये गोबर के कंडे फेंकेंगे किस पर और कौन फेंकेगा और कब तक। ठीक वही हालत हो रखी है बंगाल में। गोबर पहले से लगा हुआ था, अभी छींटाकशी शुरू हो गई है कि हम आपके लिए हारे कि हमारी वजह से हारे। अब ऐसे में अगर परिवारवाद आ जाए, खासतौर से उन लोगों के लिए जिन्होंने 20 वर्षों से ज्यादा पार्टी को दिया है, खून पसीना एक करके वाम मोर्चा के खिलाफ आवाज उठाई है, उन्हें बुरा लगना लाजमी है। ठीक वही हुआ है जमीनी स्तर पर। कई जगहों पर जहां नाराजगी थी, वहां नाराजगी सिर्फ ये थी कि दीदी हमसे बात कर ले, लेकिन अगर उन रास्तों में दीदी तक पहुंचने के लिए रास्तों में अगर किसी से मुलाकात करनी पड़ेगी, तो कई लोगों को ये लगता था कि मुख्यमंत्री से ज्यादा जो एक अपनापन दीदी का रहता है बंगाल में, अगर वो कम हो जाए तो आत्मीयता कम होने की वजह से वोटों की गिनती भी कम हो जाती है। मनोज्ञा, आप और सौरभ शुभेंदु की बात कर रहे थे। आज ही मिहिर गोस्वामी को लेकर भी खबर आई है, वो एक बीजेपी एमपी के घर में रुके हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है दिल्ली में, और एनी मोमेंट अब वो बीजेपी ज्वाइन करेंगे, इस तरह की भी खबरें हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि अमित शाह का जो रिसेंट दौरा हुआ, आप मिली भी उनसे, उसने कितना ऑक्सीजन दिया है बीजेपी के काडर को बंगाल में, या फिर वो एक रूटीन दौरे की तरह देखा जाए? क्योंकि मनोज्ञा, जब हम बिहार में थे तो आखिरी चरण के चुनाव से पहले ये दौरा हुआ, तो ये बात कही भी गई कि देखिए गृह मंत्री एक्टिव भी हुए तो बिहार आने के बजाय सीधे वेस्ट बंगाल पहुंचे हैं। जवाब में उन्होंने ये कहा था कि मुझे 5 तारीख के बाद से कोविड की वजह से उनको कई दिनों तक घर पे रहना पड़ा था या रिस्ट्रिक्टेड रहना पड़ा था, जिसकी वजह से वो 5 तारीख के बाद से निकलना शुरू कर पाए थे, इसलिए बिहार जाने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन मतलब भी यही है कि बिहार क्यों नहीं गए, वो अपने आप में एक संदेश था। पहले जेपी नड्डा को बंगाल आना था, लेकिन उसको चेंज करके जब अमित शाह गृह मंत्री को लाया गया तो ये संदेश उसी तल्ख अंदाज में था कि अब ये लड़ाई स्टेट लीडरशिप वर्सेस ममता बनर्जी नहीं है, ये अब बीजेपी वर्सेस टीएमसी है, और ये बड़े पैमाने पे लड़ी जाएगी, जिसके लिए साम दाम दंड भेद हर चीज का इस्तेमाल किया जाएगा। ये लड़ाई अलग होगी। ये लड़ाई इसलिए अलग होगी क्योंकि अमित शाह के दौरे से जो अंतर आया है वो ये कि जो आपसी मतभेद थे पार्टी में, पहले तो उन्हें खत्म करने का प्रयास किया गया, उसके बाद ये संदेश दे दिया गया कि अब लड़ाई में सब एक सुर में एकजुट होकर एक साथ लड़ेंगे। जो मीटिंग्स आने वाले दिनों में होनी थी उन्हें भी उसी हिसाब से रखा गया है, और साथ ही साथ ममता बनर्जी को ये संदेश कि आपके गढ़ में, आप ही के इलाके में, आप ही से लड़कर आपको हराने की पूरी तैयारी है। मनोज्ञा, एक पजल सुलझाने में मेरी मदद करिए। एक केंद्रीय चेहरा है, एक केंद्रीय नाम है नरेंद्र मोदी का, जिसके नाम पर बीजेपी सभी राज्यों में वोट मांगती है, लेकिन पश्चिम बंगाल के संदर्भ में मैं 4 चेहरे तो लोकेट कर पा रहा हूँ, 3-4, 5वां चेहरा कौन सा हो सकता है? एक चेहरा हो गया दिलीप घोष का, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। दूसरा रणनीतिकार के तौर पर चेहरा हो गया मुकुल रॉय का, जो सब समझते हैं ममता बनर्जी खेमे के दांव पेच। तीसरा चेहरा हो गया प्रभारी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का, जो लगातार जो एमपी में भी जब थे तो स्ट्रीट पॉलिटिक्स करते थे और वो बंगाल में भी कर रहे हैं। ये 3 चेहरे हो गए। चौथा चेहरा जिस पर ज़्यादा बात नहीं होती, संगठन के महामंत्री, संघ की पृष्ठभूमि से आए और पहले मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री रहे, अरविंद मेनन का। पर एक जो 5वें चेहरे की तलाश है कि क्या कोई मुख्यमंत्री का चेहरा दिया जाएगा या एक ऐसा चेहरा जिसके नाम पर भद्रलोक भी, गरीब भी सभी इकट्ठे हों, क्या इस तरीके की चर्निंग चल रही है? हालांकि बीजेपी अंदर खाने ये कहती है कि हम ये गलती क्यों करें, क्योंकि हम सीएम फेस प्रोजेक्ट करेंगे तो गुटबाजी बढ़ेगी, हमारा पूरा फोकस तो ममता बनर्जी के शासन पे है।
ये बात बिल्कुल सही है और भाजपा इसको खुलेआम कह भी रही है कि अगर हमने चेहरा दे दिया तो हम हार जाएंगे। वो बखूबी जानते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ किसी उन्हीं की तरह सादगी भरे और सादगी जीवन बिताने वाले और जनता के लिए खड़े रहने वाले व्यक्तित्व को भाजपा में वर्तमान में खोजना असंभव है। खासतौर से बंगाल में ऐसा कोई चेहरा नहीं है उनके पास। पूरे देश में सिर्फ असम में पार्टी ने सर्बानंद सोनोवाल का चेहरा लगाकर चुनाव में जीत हासिल की थी। बाकी हर जगह पर जब भी चुनाव हुए हैं सिंबल पर जीते हैं या हारे हैं। त्रिपुरा में भी पोस्टर्स भले ही लगे हों लेकिन मुख्यमंत्री पद की दावेदारी के साथ सामने नहीं रखा गया था विप्लव देब को। लेकिन अगर आप बात करें बंगाल की, यहाँ चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं। यहाँ एक और लेफ्ट और कांग्रेस भी है जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। उनका अपना वोट बैंक है, भले ही अभी दिखे नहीं, लेकिन असेंबली इलेक्शन में जिस तरह से लेफ्ट ने 26 तारीख की स्ट्राइक में वापस स्ट्राइक बैक किया है चुनावी राजनीति में, वो अपने आप में काबिले तारीफ होगा। आने वाले दिनों में भाजपा बखूबी जानती है कि अगर सिंबल पे लड़े तो जीत सकते हैं, अगर चेहरा दे दिया तो जीत के आसपास भी नहीं आ पाएंगे। और मनोज्ञा, चेहरे पर ही हमारा अगला सवाल भी है। एक और चेहरा जो चाहता है कि बंगाल में उसके लिए जगह बने, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से निकलते हैं, औरंगाबाद बिहार होते हुए अब वो आ रहे हैं बंगाल। उनको लेकर के किस तरह की वहाँ बातचीत है? क्योंकि हम दोनों तरफ से खूब बातें सुनते हैं। एक पक्ष ये कहता है कि नहीं, बीजेपी को तो सूट करता है अगर ओवैसी वहाँ पे आते हैं। फिर एक ये है कि अगर ओवैसी आते हैं, खुद लड़ते हैं या ममता बनर्जी के साथ भी वो जाते हैं तो भी वो पर्पस वो एक ही पूरा करेंगे। क्या आप उस रीडिंग से एग्री करती हैं कि वो एक वोट कटवा ही होंगे या फिर उनके लिए अपनी कोई जगह है, स्पेशली बंगाल के उन इलाकों में जहां पर मुस्लिम बाहुल पॉपुलेशन? और मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि कोलकाता के पॉलिटिकल सर्कल्स में इसको किस तरह से देखा जा रहा है। हमने वो बयान देखे हैं बी टीम सी टीम वाले, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का स्पष्ट रूप से ये कहना है कि भाई कुछ पार्टियां हैं जो अपने आप को ठेकेदार मानती रही माइनॉरिटी वोट का, कुछ पार्टियों का डर दिखाकर, पर वो अपने इंटरेस्ट को कब एक्सप्रेस करेंगे। वो ये भी बोल रहे हैं कि हम पलट के उनको वोट कटवा कह दें कि वो ना होते तो हम 5 की जगह 15 जीतते, बिहार में 25 जीतते। क्या है ओवैसी का पॉलिटिकल फ्यूचर या रेजोनेंस क्या हो रही है उनके स्टेटमेंट्स की? बंगाल में 30% से ज्यादा मुस्लिम वोट है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन ये आंकड़े हैं। जो इस समय जो एक परसेप्शन बना हुआ है वो ये है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, लेकिन कई स्तर पर आप ये भूल जा रहे हैं कि खुद मुसलमान भी कुछ स्तर पर ममता बनर्जी से नाराज हैं। नाराज इसलिए हैं क्योंकि कई इलाकों में काम हुआ है, कई इलाकों में मीम के सपोर्टर्स को पीटा गया है और जहां जहां उन्हें रैली नहीं करने दी जा रही है वहां ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार हम अगर तृणमूल का समर्थन नहीं करेंगे और मीम का समर्थन करेंगे तो क्या हमें पीटा जाएगा। ये अब जमीनी स्तर पर परिवर्तन धीरे धीरे आ रहा है और नाराजगी सिर्फ धर्म के कारण नहीं है, कई इलाकों में काम के कारण भी है। दक्षिण 24 परगना और बाकी सारे इलाके या फिर आप बॉर्डर एरियाज ले लीजिए तो वहां पर लोगों के अंदर डेवलपमेंट जितना किया गया है उसके साथ साथ जो नहीं हुआ है उसकी नाराजगी है। लोकसभा चुनाव के जो आंकड़े थे उसमें कई जगह पर हमने देखा था कि जो नाराजगी थी मुस्लिम, खासतौर से मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा के समर्थन में कुछ एक इलाकों में 1% to 2% वोट किया था, जो बहुत बड़ा गेम चेंजर था। मालदा, मुर्शिदाबाद और उन इलाकों में जहां कांग्रेस जीती भी थी और भाजपा ने भी अपनी जीत दर्ज की थी मालदा में। लेकिन इस बार क्योंकि विधानसभा चुनाव है, स्थानीय मुद्दे ज्यादा कारगर होते हैं और ज्यादा रूल करते हैं लोग उस पर या उसी पर भरोसा रखते हैं। ऐसे में कई इलाकों में ये नाराजगी है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या फिर टीएमसी हो, जिस तरह से मीम के समर्थकों को मारा गया है या फिर रैली नहीं करने दी गई है, उसकी नाराजगी भी है। तो एक बात तो साफ है, असदुद्दीन ओवैसी के आने से न सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का वोट बैंक कटेगा लेकिन कांग्रेस और लेफ्ट का भी। भले ही असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी बंगाल में बहुत बड़ी जीत दर्ज करें या ना करें, लेकिन गेम में रहकर गेम जरूर खराब करेंगे। एक चीज मैं जानना चाह रहा था मनोज्ञा, हाउ डू यू लुक एट इट कि हम लोग अक्सर वो आंकड़ा देखते हैं जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आते हैं कि अगर विधानसभा चुनाव में बढ़त के हिसाब से देखें तो इनके पास इतनी सीटें होती हैं, इस तरह का आंकड़ा। जब 2014 में बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी तब कहा गया था कि 28 विधानसभा क्षेत्रों में इनको बढ़त हासिल थी, लेकिन उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव आते हैं तो इनको सीटें मिलती हैं 3। अब 2019 में विधानसभा क्षेत्रों के हिसाब से बीजेपी की बढ़त है 128 पर। आपको लगता है कि वो पैराडाइम शिफ्ट होता ही है जो हर राज्य में होता है कि लोकसभा के मुद्दे अलग हैं, चेहरा अलग है, सब अलग है,
तो विधानसभा में एज इट इज रिपीट करना मुश्किल होगा, या वो मोमेंटम और स्ट्रांग हो गया है कि बीजेपी जो पहले इकाई में होती थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में 40% के ऊपर चली गई, तो वो और उसको और ऊपर खींच सकते हैं? बंगाल में परसेंटेज का बड़ा ही मजेदार आंकड़ा रहता है। परसेंटेज में हो सकता है कि 25% कांग्रेस ने जीता हो, लेकिन सीट सिर्फ 2%, और 2 सीट होती हैं लोकसभा में, और ये आंकड़े हर बार होते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है कि 20 से 30% वोट होता है, लेकिन सीट होती है 2 या 3। इसको अगर आप विधानसभा में देखेंगे तो 20 सीट भी नहीं होगी। लेकिन जब आप विधानसभा की बात करते हैं तो पूरी तरह से आंकड़े बदल जाते हैं। वाम मोर्चा के साथ भी यही हुआ था। वोट स्विंग भले ही 2% हुआ हो, लेकिन सरकार ही बदल गई थी 2011 में। 2016 में 220 सीटों पर जिस तरह से दर्ज की थी जीत, 210 से ज्यादा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने, वो अपने आप में आंकड़े इसलिए थे क्योंकि कांग्रेस ने लेफ्ट को वोट नहीं किया था, भले ही दोनों साथ में हो। लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 के बिल्कुल अलग मुद्दे पर थे। उसमें एक चेहरा था, उसमें एक एजेंडा था, जिसमें पहली बात लोगों को टीएमसी के खिलाफ वोट करना था, और उनके पास केंद्र में एक ऐसा चेहरा था जिसे वो और ज्यादा मजबूत करना चाहते थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसमें पार्टी से ज्यादा योगदान चेहरे का था। लेकिन जब आप बात कर रहे हैं विधानसभा चुनाव की, लोग ये समझना चाहते हैं कि हमारा नेता, स्थानीय नेता कौन होगा, हमारा विधायक कौन होगा। कई बार ऐसा होता है कि बिना किसी मुद्दे के भी इंडिपेंडेंट जीत जाते हैं विधायक। वो इसलिए क्योंकि उनका पर्सनल रैपो उस इलाके में ऐसा होता है कि उसको हटाना, उसे हराना मुश्किल होता है। बंगाल में भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन सिंबल का खेल इस बार बहुत बड़ा होगा। अच्छा, एक लास्ट छोटी सी क्वेरी, ये कांग्रेस और लेफ्ट के अलायंस का क्या हो रहा है? क्योंकि दिल्ली के सर्कल्स में कांग्रेस की इस बात को लेकर खूब खिल्ली उड़ाई जाती है कि जब सब पार्टियां अपनी तैयारियों के 8-10 चरण पूरे कर चुकी होती हैं, तब कांग्रेस की नींद खुलती है, अच्छा हमको भी तो चुनाव लड़ना है, हमको भी तो अलायंस फाइनल करना है। कांग्रेस अभी अपनी बिहार की रिपोर्ट कार्ड को चेक कर रही है कि उसके बेसिस पे बंगाल में पड़ोसी राज्य में आना है कि नहीं। अच्छा, चलिए मनोज्ञा, आप इस पूरी बातचीत में हमारे साथ जुड़ी नेता नगरी में, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद आप दोनों का। एक चीज़ सौरभ मुझे इसी डिस्कशन में मतलब पूछनी थी, मतलब एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन, आप अभी ताज़ा बिहार से वापस आए हैं। मैं प्रिंट में फातिमा खान का एक पीस देख रहा था, उन्होंने 4-5 साल में AIMIM के परफॉर्मेंस को उन्होंने पूरे कंट्री में मैप किया है, और वो इस वोट कटवा वाली थ्योरी को वो टेस्ट कर रही हैं डेटा के बेसिस पर। वो कह रही हैं कि जो सो कॉल्ड सेक्युलर वोट है, अब और उसको बोलने में गुरेज नहीं, जो मुस्लिम वोट है वो कटता है, पर इतना नहीं कटता है कि वो बीजेपी को जिताए। लेकिन इस एनालिसिस में एक चीज नहीं थी, वो बिहार के चुनाव से पहले आता है। आप ताज़ा लौटे हैं वहां से, आपकी क्या रेटिंग रही कि क्या इस तरह से देखना ठीक रहेगा कि ये आते हैं तो? जी, इसमें 2 चीज़ें हैं निखिल। पहली चीज़ तो ये है कि मुस्लिम समाज में एक बड़ा तबका है जो ये देख रहा है कि आपने CA और NRC पे स्टैंड क्या लिया, वो स्टैंड गोलमोल था या क्लियर कट था। तो जो लेफ्ट का स्टैंड है और ओवैसी की पार्टी का स्टैंड है वो बहुत क्लियर कट था। सीमांचल का जो इलाका है, जो किशनगंज का, अररिया का, वो पूरा इलाका है, वहाँ पे इन्होंने बहुत लगातार इस चीज़ को लेकर रैलियाँ की, मेहनत की, सब बात की। और ममता बनर्जी की चिंता भी यही है कि किशनगंज से जुड़ा हुआ उत्तरी दिनाजपुर है, फिर दक्षिणी इलाका है, मुर्शिदाबाद, मालदा वाला इलाका है, तो वहाँ पर इनका असर किस तरह से पड़ेगा। इसके अलावा कुछ रिलीजियस सेक्ट्स भी हैं जो अपनी एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल आइडेंटिटी को वहाँ मेंटेन करना चाहते हैं, और वहाँ कभी कांग्रेस के तो कभी लेफ्ट के लोगों का दौरा शुरू हो गया है। दूसरी चीज़ जो ये वोट कटवा वाला तर्क होता है, देखिए भारतीय जनसंघ को हिंदू महासभा ने वोट कटवा कहा था पहले चुनाव में। कैन यू बीट दैट? एक तरफ सावरकर की पार्टी, दूसरी तरफ नई नवेली बनी। 21 जून को मेरे ख्याल से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, चुनाव से कुछ महीने पहले। तो वोट कटवा कहते थे, कोई भी नई पार्टी जो ब्लॉक में आती है तो उनका ये हमारे हिंदुओं का वोट बांटने के लिए आ गए, काटने के लिए आ गए। लेकिन हिंदू महासभा आज कहाँ है कोई नहीं जानता। भारतीय जनसंघ अपने अवतार में 35 पार करती है, 67 में, और फिर 77 में एक बड़ा ब्लॉक बनती है, और 89 के बाद से तो हिस्ट्री हमारे सामने है। तो ये इनफैक्ट एक इंडिया टुमारो करके बुक है, प्रोफेसर प्रदीप छिब्बर हैं और हर्ष शाह उनकी, उसमें ओवैसी से ये सवाल पूछा गया और उन्होंने बड़े विस्तार से जवाब दिया कि आप कब तक ये कह के किसी रिलीजियस
या रीजनल आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने वाले या भाषा की आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने वाले को खारिज करेंगे, वोट कटवा है। क्योंकि आपने हमारे हितों का तो ख्याल नहीं रखा। वो साफ कहता है कि आपकी पॉलिटिक्स रही है कि अच्छा हम उर्दू को लैंग्वेज बना देते हैं, हज की सब्सिडी दे देते हैं, जुमे की नमाज के दिन छुट्टी कर देते हैं, इससे क्या फ़ायदा होगा? हमें तो वजीफे चाहिए, हमें तो पढ़ाई चाहिए। वो तो बहुत सीधे कहता है, हमें तो सरकारी नौकरियों में रिप्रेजेंटेशन चाहिए। उसमें क्या कर रहे हैं? तो वो चीज़ प्लस ओवैसी उस पॉलिटिकल सिंबल का, रिलीजियस सिंबल का भी ख्याल रखते हैं कि आपको पता है वो क्रिकेट के बड़े शौकीन हैं, है ना, वर्जिश के बड़े शौकीन हैं, लेकिन आपको ओवैसी की एक भी तस्वीर उस लंबी अचकन और कैप और उसके बिना नहीं दिखेगी। कभी कभी वो अपनी बाइक पे दिख जाते हैं, ठीक है ना। ये एक और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है, अपार्ट फ्रॉम द नंबर गेम, मनोज्ञा 30 कह रही थी 2011 की पॉपुलेशन, वो 27 बताया गया मुझे, वो ये है कि ओवैसी का राइज एक लंबे वक्त तक बीजेपी को फ़ायदा देगा, ये सही है। लेकिन क्या किसी को कुछ फ़ायदा मिलेगा इस वजह से कोई दूसरा अपनी पॉलिटिक्स करना बंद कर दे? शिवसेना को ये कह के खारिज किया जाता था कि ये तो लेफ्ट की ट्रेड यूनियन को तोड़ने के लिए कांग्रेस द्वारा पैदा किया गया होना चाहिए। फिर उसने कांग्रेस को चैलेंज किया। ये बात और है कि आज वो उसी कांग्रेस के साथ सरकार चला रहे हैं। सो दिस इज गोना बी इंटरेस्टिंग। एक और चीज़ है निखिल जो मुझे लगता है कि दर्शक भी उस पर अपनी राय रखें। प्रशांत किशोर जब 2015 में जेडीयू और आरजेडी के लिए कैंपेन डिज़ाइन करते हैं तो बिहारी का डीएनए नाखून और बाल में भेजे गए थे, एक मोमेंटम है ना, और बिहारी वर्सेस बाहरी का कैंपेन चला था। आप ममता बनर्जी के हालिया बयान देखिए, आउटसाइडर्स आउटसाइडर्स आउटसाइडर्स, ये आउटसाइडर वो आउटसाइडर, वो वही मतलब टिपिकल प्रशांत किशोर स्ट्रेटजी है। और एक चीज़ और जो मैं मतलब आपके फीडबैक पर ही निर्भर कर रहा हूँ यहाँ पे कि कहाँ कि आपको क्या सुनाई आ रहा है जितने लोगों से आपकी बात होती है, कि एक फिनोमेना हमने और देखा है इंडिया में, ये हो रहा है कि मोदी मतलब निर्विवाद नेता हैं देश के, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कुछ मजबूत चेहरों को राज्यों में भी मतलब पसंद किया जाता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली, आप उसका वोटिंग पैटर्न लोकसभा और विधानसभा का देखते हैं, वो बिल्कुल 180 डिग्री पे है। अभी पूछने के हिसाब से नवीन पटनायक में भी यही केस। नवीन पटनायक, तो क्या इस तरह की कोई संभावना बची है बंगाल में? देखिए, नवीन पटनायक और अरविंद केजरीवाल के केस में ये कहने में हमें गुरेज नहीं होना चाहिए निखिल कि गवर्नेंस के कई प्रोजेक्ट्स डिलीवर हुए। जब दिल्ली में लोगों ने मैंडेट दिया तो ये कहा कि हाँ हमें बिजली मिली, पानी मिला, या स्कूलों की स्थिति बेहतर हुई। नवीन पटनायक के केस में भी जो सोशल स्कीम्स हैं प्लस कार्डर, ममता बनर्जी के सामने जो दिक्कत आ रही है वो ये है कि गवर्नेंस के मोर्चे पर दिखाने के लिए उनके पास ज्यादा कुछ नहीं है, डिलीवरेबल्स, ये हाँ पॉलिटिकल कमेंटेटर्स कहते हैं। और दूसरी चीज, उसको दो तरह से कहा जा सकता है, एक कि बीजेपी के जाने की वजह से वहां पे रिलीजियस सेंटीमेंट स्ट्रांग हो गए, दूसरा वहां ऑलरेडी ये चीज थी, रिजेंटमेंट था कि ममता बनर्जी तो मौलाना ममता बनर्जी की तरह कर रही है जैसा बीजेपी कहती है, और बीजेपी ने जाके उस रिजेंटमेंट को स्वर दे दिया। या जो एक सत्ता विरोधी लोग थे जो पहले जब लेफ्ट पावर में था तो वो टीएमसी के साथ थे, लोगों ने कहा टीएमसी पावर में आई तो वही के वही लोग एन ब्लॉक टीएमसी में चले गए, वो तंत्र वही रहा, बस झंडे बदल गए। तो एक जो दूसरा खेमा था जो पीड़ित महसूस कर रहा था वो अब बीजेपी की तरफ आ गया, और ये भी कहा गया कि अंदर खाने कई जगहों पर कांग्रेस और लेफ्ट भी बीजेपी को मदद करती है, और ये बात जब बीजेपी के नेताओं को कही जाती है तो वो मुस्कुरा देते हैं, वो उसका बड़े सिरे से खंडन नहीं करते हैं। तो बीजेपी का तो ये गेम रहेगा कि बंगाली आइडेंटिटी और रिलीजियस आइडेंटिटी, इन सब चीजों को मिक्स करके ममता बनर्जी को घेरा जाए, और उसमें वो हमेशा ही कुछ गवर्नेंस के मुद्दे भी लाते हैं। और इसीलिए आप गौर करें, पिछले एक डेढ़ साल में ममता बनर्जी ने अपने स्टेटमेंट से और अपने फैसलों से अपने आप को, जो पहले उनका होता था टोपी लगा ली, ये कर लिया वो कर लिया, अब उससे वो दूर जा रही हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर एंड कंपनी को ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी इसी पर खेलेगी। अब कितना सफल होते हैं कितना नहीं होते हैं ये दिलचस्प होगा, पर आई मस्ट से बंगाल इज गोना बी द मदर ऑफ ऑल इलेक्शंस। हाँ, ये बहुत क्लोज है, बहुत मजेदार है, और पहली बार है जहां कार्डर वर्सेस कार्डर का इलेक्शन देखा है काफी दिनों बाद। और आप देखिए ममता बनर्जी भी जब सत्ता में आई थी, सत्ता में आने के पहले वाला जो चुनाव था वो लेफ्ट फ्रंट के लिए सबसे ऐतिहासिक जीत वाला चुनाव था, लेकिन उसके बाद सिंगूर नंदीग्राम होता है एंड दे लूज द मोमेंटम कंप्लीटली। 2004 में ममता बनर्जी वाज डन एंड डस्टेड, लेकिन 2009 और 2011 के आप चुनाव देखें तो अब ये बीजेपी के लिए होगा कि बीजेपी उस मोमेंटम को कितना बिल्ड कर पाती है।